हेलो बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर्स तक हमने क्या कर लिया था, पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक करना सीख लिया था कि हम कैसे पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल निकालने के तरीके हमने सीखे थे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। वहां से काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई थी कि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने निकाल करके भी देखा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकालने जाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें वेक्टर फॉर्म में मिलता था। ठीक, चलिए हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में देखो, ये टॉपिक जो है नीट वालों के लिए और बोर्ड एग्जाम वालों के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट जो है कि किस तरीके से आप पोटेंशियल को कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालोगे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्यादातर फॉर्मूले इसमें आपको याद नहीं करने हैं। मैं आपको मेथड्स बता देता हूं कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला जाता है। तो देखो, पहले तो हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो है क्या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं के क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला यूज करते हैं के क्यू बाई आर, एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाइड होता है पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, लेकिन मान लो अगर मैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, एक लाइन होगी, उस लाइन पे मैंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, एक सरफेस होगा और एक वॉल्यूम होगा। हमने इसमें चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन रखोगे तो कितना आएगा, सिग्मा से लिखते हैं, इस पे लेम्डा से लिखते हैं और इसमें रो से लिखते हैं। लेम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम यही होता है ना। अब छोटे से इंटरवल के लिए सोचो तो क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल, ये हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए और ये हो जाएगा डी क्यू डिवाइडेड बाई डी वी। ये जो तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो उसको पोटेंशियल में कैसे यूज करना है। पहला तरीका क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने का, कि सपोज करो यहां P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे जाकर के dx के स्ट्रिप कट करेंगे, इस dx की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे और उसको इनिशियल से लेकर के फाइनल तक इंटीग्रेट कर देंगे। x डिस्टेंस पे जाकर के dx का स्ट्रिप काट लेंगे, उसको स्ट्रिप की वजह से उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्ट्रिप की वजह से जब पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो छोटा सा पोटेंशियल आएगा। छोटा सा पोटेंशियल लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू के छोटा सा चार्ज dq। भाई अब तुम्हें चार्ज सिर्फ किसके बारे में सोचना होगा, जो dx लेंथ पे चार्ज होगी उसी के बारे में सोचना होगा ना, दैट इज dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जो भी x है तो x। ठीक, अब इसी को क्या करना होगा, आपको इनिशियल से लेकर के फाइनल तक इंटीग्रेट करना होगा। तो इंटीग्रेशन जब करोगे तो एक्चुअल में तो k बाहर निकल जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा क्या, dq डिवाइडेड बाई x। यहां से तुम्हें पोटेंशियल मिलेगा। अब आपको dq रखने के तीन तरीके मिल जाएंगे। यहां से आप लिख सकते हो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, यहां से लिख सकते हो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू da, यहां से लिख सकते हो dq इज इक्वल टू रो इंटू dv। तो आपको dq रखने के बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर dq रखते जाना है और पोटेंशियल के लिए नए नए फॉर्मूले बन जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाई x। एक और बन जाएगा, कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू da डिवाइडेड बाई एक्स। एक और बन जाएगा रो इंटू dv डिवाइडेड बाई एक्स। तो एक्चुअली मैंने किया क्या है, जो पॉइंट चार्ज के लिए था उसमें क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे जाकर के dx की स्ट्रिप क्रिएट किया। अब ये एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट की वजह से पोटेंशियल निकाल लिया और उसको इनिशियल से लेकर के फाइनल तक इंटीग्रेट कर दिया। तो इस तरीके से पोटेंशियल को कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तो रहा तुम्हारा मेथड नंबर 1, ये है तुम्हारा मेथड नंबर 1। इसके स्क्रीनशॉट लो। एक और मेथड को डिस्कस करते हैं कि एक और तरीका है पोटेंशियल को निकालने का। देखो चल, ये बुरा हटा रहा हूं, एक तरीका और है, उसको जरा सोचो। तुमने क्या किया, इसके पहले के लेक्चर्स तक इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके गॉसियन सरफेस की हेल्प से इनसाइड ऑन द सरफेस आउटसाइड द सरफेस आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो आप निकाल सकते हो। एक बात बताओ, क्या ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। और अगर मुझे
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है तो मैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिस्टेंस के साथ में इंटीग्रेट कर दूं, ई हमारा क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल क्या है, डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं आपको पोटेंशियल ही मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनना, इसको कैसे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए आप गॉस लॉ का यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पे जाकर के फिर एक स्ट्रिप वैसे पूरी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देनी होती है, फिर इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम क्या है, इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां डाल दीजिए, पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। तो ये एक मेथड 2 है, ये इजी पड़ता है, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, मेथड 2 का यूज करके पोटेंशियल एक शेल का निकालने की कोशिश करते हैं। यही मेथड यूज करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं कैलकुलेट क्या करने जा रहा हूं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल। शेल मतलब समझ सकते हो, हॉलो स्फीयर, अंदर से खाली। तो ऑब्वियस है अगर एक शेल के बारे में हम बात कर रहे हैं अंदर से खाली है, तो सारा का सारा जो चार्ज होगा वो ऑब्वियस इसके कहां पर रहेगा, सरफेस पे ही रह जाएगा। जो भी चार्ज होगा वो सबका सब कहां रह जाएगा, इसके सरफेस पे रह जाएगा, ठीक। मतलब यहां पर अगर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज भी करना पड़ेगा तो मुझे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ता है, सरफेस। तो मान लीजिए अगर आपको वेरिएबल दे दिया जाए तो भी आप कर सकते हैं। मैं मेथड बता रहा हूँ, कांस्टेंट का तरीका बता रहा हूँ, फिर एक वेरिएबल के क्वेश्चन से अगर देखेंगे कर लेंगे, इजी होता है, वैसे ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। देखो इसमें भी हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, इनसाइड, ठीक है, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। कितने पॉइंट सेलेक्ट किए हमने, 3। एक लिया इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द सरफेस। अब इन तीनों पॉइंट पे मुझे मान लीजिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना, मैं मेथड नंबर 2 का यूज कर रहा हूं, ज्यादा इजी पड़ता है, ठीक है। चलो यूज करते हैं। मान लो मुझे यूज करना है आउटसाइड, पहला पॉइंट मैं निकालना चाहता हूं आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर, आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर अगर हम निकालना चाहते हैं, क्या तरीका बताया। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना पड़ेगा, डीएस या डीएक्स जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो आउटसाइड द सेल की अगर मैं बात करूं तो ये 2 पॉइंट्स मैं भूल जा रहा हूं। क्या किया जाता है बेटा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको लेकर के एक गॉसियन सरफेस ऐसे बनाते हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको लेकर के गॉसियन सरफेस बनाया जाता है। मान लो ये डिस्टेंस हो गई कुछ स्मॉल आर, ठीक है। गॉस थ्योरम लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाइए। गॉस थ्योरम क्या है, ई डॉट डीएस क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सोचो, जितना चार्ज मतलब इस स्फीयर पे है, सारा का सारा चार्ज तो इनक्लोज ही हो गया, सारा का सारा चार्ज तो गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ गया, यानी चार्ज इनक्लोज जो होगा वो टोटल चार्ज के बराबर होगा। भाई ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस और सारा का सारा चार्ज कहां है, गॉसियन सरफेस के अंदर। लिख दो, इंटीग्रेशन से ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि हम गॉसियन सरफेस ही ऐसा बनाते हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिले, जहां पर भी आप ड्रॉ कर लीजिए ये पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, सेम। बस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर खींचो, इंटीग्रेशन करो डीएस यानी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर है ना, 4πr², 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्या क्या रहेगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r², ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ये हमारा था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसको डिस्टेंस के साथ क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया मुझे उसको डिस्टेंस के साथ इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना इजी है। देखो पहला स्टेप हमारा काम हो चुका है। पहला काम क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पहला काम हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल लिखो, क्या बन जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। बस रख करके इंटीग्रेट करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर
विथ अ नेगेटिव साइन। क्या के क्यू कांस्टेंट है, बाहर खींच गया, ठीक है। अच्छा आर स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, तो आर टू दी, इसको इंटीग्रेट करो तो आर टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1, पावर में जोड़ के उसी से डिवाइड कर देते हो, आर टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। अच्छा ये नेगेटिव साइन कंपनसेट हो जाएंगे क्या, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही लेंगे, यानी क्या बचेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो चलिए मैंने पोटेंशियल इसका लिख लिया बेटा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। देखो होता क्या एक्चुअल में, क्या सिग्निफिकेंस है, ये जरा ध्यान से देखो तो ये पोटेंशियल वही आया है बेटा जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। देखो जैसे मान लो मैं क्या करूं, एक बॉल को देखो, जो बॉल होता है, अगर बॉल को बहुत पास से देखो तो स्फीयर दिखता है, लेकिन अगर बहुत दूर से देखो तो वो कैसा दिखाई देगा, बॉल को ऐसे बहुत दूर छोड़ दो, अब उसको देखो तो वो कैसा अपीयर होता है, पॉइंट। तो देखो इसका फॉर्मूला सेम वही आया है जो एक पॉइंट की वजह से आता है, ठीक है। यानी एक शेल को अगर हम बाहर से देखें तो वैसे ही काम करता है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज काम करता है, ठीक है। चलिए ये तो रही पहले पॉइंट के बारे में। अगर मान लीजिए मुझे कोई बोले कि चलो ठीक है आउटसाइड द सेल तो आ गया सर, आप एक काम करिए, सेकंड पॉइंट आप निकालिए, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। सेकंड पॉइंट हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कहां रख रहे हैं, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। चलो ये कैलकुलेट करना है, मतलब क्या होगा, देखो सपोज करो, अब तो ये गॉसियन सरफेस की जरूरत ही नहीं है ना, हमें गॉसियन सरफेस अब कहां चाहिए होगा, सरफेस के लिए। तो चलो मान लो ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। चलो ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस हो गया, ये मान लो आर जो है ये इस शेल का रेडियस है, देखो ध्यान से, आर जो है वो रेडियस है शेल का, और ये जो स्मॉल आर लिख रहा हूं ये है रेडियस गॉसियन सरफेस का, ठीक है क्या, एक शेल का और दूसरा कौन सा है, गॉसियन सरफेस का है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या हुआ, इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो जो शेल का रेडियस है और जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है दोनों बराबर हो गए। मतलब मैं क्या करूं कि जो मैंने आउटसाइड द शेल के लिए डेरिवेशन किया था, बस वहां पर स्मॉल आर की जगह क्या डाल दूं, कैपिटल आर। तो वो किसके लिए डिजाइन हो गया, ऑन द सरफेस के लिए। बस क्या किया मैंने, जहां जहां स्मॉल आर था उसको उठा करके किससे रिप्लेस कर दिया, कैपिटल आर। ठीक है, समझ गए क्या, यही तो किया, ऑन द शेल था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब मैं सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं तो यही गॉसियन सरफेस है और यही तुम्हारा रेडियस है। चार्ज इनक्लोज भी सेम आएगा, सारा का सारा चार्ज इनक्लोज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना, ये सरफेस के बारे में बात करें, ऐसा नहीं करने कि आधा चार्ज उधर काट दूं आधा चार्ज इधर काट दूं, ऐसा नहीं, सारा का सारा चार्ज अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। चलो मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इनसाइड द शेल की। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट इसका डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें हटा रहा हूं, इनसाइड द शेल के बारे में बात कर रहा हूं। देखो थर्ड हमारी पॉइंट आ रही है इनसाइड द शेल। देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोचने के लिए बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप उसमें सोचिएगा कैसे काम करना है। चलो पहला स्टेप मैं लिखूं, ये मैंने शेल बनाया, शेल में सारे चार्जेस यहां पर रह गए, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लो मुझे अंदर कैलकुलेट करना है, सपोज करो ये पॉइंट है ए, तो पहला स्टेप क्या है कि जिस पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करो। यूजिंग गॉस थ्योरम ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करो। तो क्या करोगे, इसमें ऐसे गॉसियन सरफेस बना लिया, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस मान लो स्मॉल आर, ठीक है। बाहर वाला जो सरफेस है उसका रेडियस मान लो कैपिटल आर, ठीक। लगाओ, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। जरा मुझे बताना इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, सारा का सारा चार्ज तो गॉसियन सरफेस के बाहर है, गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, 0। तो क्यू इनक्लोज कितना आ गया, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, 0। ले इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। तो अगर आप इस फॉर्मूले में रख करके देखोगे, अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले में रख करके देखा तो आपको पोटेंशियल भी मिल जाएगा 0,
लेकिन ऐसा होता नहीं। देखो दो तरीके से कैसे सोचना है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो ये हो गया बेटा dv बाई डी एक्स या फिर dl, जो भी लिखना है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहां से दो केस बन सकते हैं। वो दो केस क्या बन सकते हैं? पहला केस बन सकता है कि पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो, और दूसरा केस बन सकता है कि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो। जरा एक मिनट सोचिए और बताइए कि मैंने ये कॉन्सेप्ट क्यों लेके आ रहा हूं। सोच लिया? देखो क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है यार, पोटेंशियल की वैल्यू अगर मान लो कांस्टेंट हो जाए तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। यानी टोटल कितने केस बन के आएंगे? पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है और पोटेंशियल कांस्टेंट भी हो सकता है। ये दो केस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अब देखो कौन सा सही है, ध्यान से सुनना। अंदर ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ऐसे नोट कर लो या हटा लो, ठीक है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो एक बात बताओ, अगर एक पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना है, मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा, आपके अगेंस्ट में कोई है ही नहीं। आपको कोई वर्क नहीं करना है, ए से लेकर के बी तक जाने में कोई वर्क नहीं करना है। अच्छा मान लो बी से सरफेस तक ले जाना हो तो भी आपको कोई काम नहीं करना है। यानी अगर मैं देखूं तो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी कहूं, या फिर वर्क डन बी टू सी कहूं, दोनों वर्क डन कितने आएंगे? जीरो। जरा मुझे एक बात बताओ, जब वर्क डन ही जीरो है, जब वर्क डन ही जीरो, तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस का, कि जहां इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर हम मूव करते हैं तो उसमें वर्क डन टोटल कितना आता है? जीरो। यानी यहां पर वर्क डन जीरो आ रहा है, यानी मैं लिख सकता हूं वर्क डन के लिए पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है ना वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर वर्क डन ही जीरो है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वर्क डन जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 माइनस V1 लिखे तो जीरो, यानी V2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V1। इसको कहा जाता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इसका मतलब A, B और C तीनों कैसे बन गए? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन गया, ठीक। C क्या है? ऑन द सरफेस है क्या? C क्या है बेटा? ऑन द सरफेस है। यानी जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। सरफेस का पोटेंशियल अगर आपको याद है तो वो आया था बेटा KQ डिवाइडेड बाई R। क्या ये बात समझ में आई? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसमें टोटल वर्क डन जो करना पड़ेगा, वर्क डन जीरो करना पड़ेगा। अगर वर्क डन जीरो है तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ABC तीनों का पोटेंशियल बराबर होगा। सिंपल। C जो है वो ऑन द सरफेस है, इसलिए पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू लिख दिया KQ बाई R। इतनी बात दिमाग में बैठ गई। चलो इसके ग्राफ को करते हैं, इस शेल के लिए जो ग्राफ है वो कंप्लीट करते हैं। ये पूरा हटा रहा हूं। तीन चीजें निकाल ली तुमने, उन्हें तीन चीजों की हेल्प से ग्राफ को प्लॉट करना है। तुमने निकाल लिया पोटेंशियल आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए आया था बेटा KQ बाई R। फिर निकाला पोटेंशियल ऑन द सरफेस, तो बस क्या करना था? कैपिटल R रिप्लेस कर देना था, और इन द सेल इनसाइड अगर निकाले तो निकाला जो सरफेस का होगा बेटा वही अंदर होगा, क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, मान लो शेल हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा शेल हो गया। इस शेल का रेडियस है कुछ कैपिटल R, ये इसका सेंटर, ठीक है, ये मैंने ले लिया रेफरेंस। इस पे ले रहे हैं x यानी कि डिस्टेंस, R ले लो आप, डिस्टेंस ले रहे हैं, और यहां पर लिया जा रहा है पोटेंशियल। देखो
आउटसाइड द सेल के बारे में हम बात करते हैं। एक काम करो, चाहे आर को यहाँ ट्रांसफर करो, तो पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू के क्यू। क्या के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, यानी आपका जो फॉर्म बना वो क्या बना, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी शेप कौन सा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जहां पर भी ऐसा आता है बेटा एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब होगा ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी अगर मैं बाहर शेल के ड्रॉ करूं तो मुझे बाहर जो ग्राफ ड्रॉ करना चाहिए वो ड्रॉ करना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बना है बेटा, के क्यू बाई आर। ऑन द सरफेस के बाद में बात करें तो के क्यू बाई आर ऑन द सरफेस के लिए लिखा जाए, इस पॉइंट पर आ जाएगा बेटा के क्यू बाई आर, और ये हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। देखो क्या हुआ, जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल पॉसिबल है, मैक्सिमम पोटेंशियल पॉसिबल है, वो ऑन द सरफेस का है। क्यों, देखो आर जैसे जैसे छोटा होगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, तो आर मैक्स टू मैक्स आप कहां तक लेके आ सकते हो, यहाँ सरफेस तक ही तो लेके आ सकते हो, यानी सरफेस का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। यानी आउटसाइड का जो मैक्सिमम वाला केस है वो सरफेस का केस बनेगा। भाई आउटसाइड का पोटेंशियल जैसे जैसे सरफेस के पास होकर बढ़ता जाएगा, तो आउटसाइड का जो मैक्सिमम वाला केस है वही किसका केस बन जाता है, सरफेस का केस बन जाता है। और अंदर देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैंने अंदर सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर लिया, क्यों, अब आप सोचिए ऐसा क्यों किया, अंदर सिर्फ ऐसे क्यों ड्रॉ करके छोड़ दिया। क्या हो रहा है बेटा इसमें कि हम जब ऐसा कहते हैं कि ये जो पोटेंशियल है अंदर का इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो जो सरफेस का पोटेंशियल है वही अंदर गया, तो मैंने क्या किया, सरफेस के पोटेंशियल और अंदर के पोटेंशियल को एक ही लाइन से ड्रॉ कर लिया, तो ये अंदर का बन गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहाँ का बन गया मैक्सिमम पोटेंशियल। ध्यान रहे ये पोटेंशियल जो होता है ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाओगे पोटेंशियल कम होता जा रहा है, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट पर आते हैं हम, ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो तो जरा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ऐसा है कि 3 स्फीयर है, मतलब आप समझ लो 3 शेल है, ठीक है, ओके। हर एक सेल का रेडियस आपको प्रोवाइड किया गया, मतलब चलो जैसे इसका शेल का रेडियस मान लो आर ए, इस वाले सेल का रेडियस मान लो आर बी, ठीक है, और इस वाले सेल का रेडियस मान लो आर सी, ठीक है। ये पॉइंट मान लो ए, ये वाला पॉइंट मान लो बी, और ये वाला पॉइंट मान लो सी। आपसे पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, बी एंड सी। तीनों पॉइंट पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है वो सुनो, ध्यान से सुनना चीजों को। जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल इनसाइड होता है। अगर मान लो मैं बात करूं पोटेंशियल एट पॉइंट ए का, जब उसको स्फीयर नंबर 1 नाम दे दो, उसको स्फीयर नंबर 2 नाम दे दो, उसको स्फीयर नंबर 3 नाम दे दीजिए, ठीक है। मान लो मैं बात करता हूं पोटेंशियल एट पॉइंट ए का, तो देखो ये क्या होगा, पोटेंशियल पहले वाले स्फीयर की वजह से, दूसरे वाले स्फीयर की वजह से और तीसरे वाले स्फीयर की वजह से, ठीक है। अब देखो क्या, मान लो मैं बात करूं पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो ये ए वाला जो पॉइंट है वो पहले वाले स्फीयर के ऑन द सरफेस है, ठीक है। दूसरे वाले स्फीयर के लिए, अगर दूसरा वाला स्फीयर के लिए पॉइंट देखोगे तो ये पॉइंट कैसे है, इनसाइड, और तीसरे वाले स्फीयर के लिए देखा जाए तो भी पॉइंट वो कैसा है, इनसाइड तो बन रहा है, ठीक है। चलो पोटेंशियल पॉइंट 1 का लिखते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। जैसे मान लो इस पे चार्ज मान लेते हैं बेटा Q1, इस पे चार्ज मान लो Q2 और इस पे चार्ज मान लो Q3, तो इस पे क्या हो जाएगा, के Q1 डिवाइडेड बाई आर ए प्लस, देखो जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड होता है, तो इस स्फीयर के जो सेकंड नंबर वाला स्फीयर है, सेकंड नंबर वाले स्फीयर के सरफेस पे कितना होगा, के Q2 डिवाइडेड बाई आर बी, ठीक है। जो सरफेस पे होता है वही अंदर भी होता है। ऐसे ही देखो V3 अगर मैं लिख रहा हूं तो थर्ड वाले स्फीयर के लिए
सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के Q3 डिवाइडेड बाई आर सी। देखो पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ऐसे ही जरा सोचिए, मान लीजिए मैं बात करता हूं फॉर पॉइंट बी, मान लीजिए बात किया जा रहा है फॉर पॉइंट बी, तो चलो इसका पोटेंशियल लिखो। अगर हम बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो वैसे ही होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो पहले वाले स्फीयर के लिए जो बी पॉइंट है वो कैसे है, आउटसाइड। दूसरे वाले स्फीयर के लिए वो बी पॉइंट कहां पर है, ऑन द सरफेस। और तीसरे वाले के लिए वो कैसा है, इनसाइड, ठीक है। अब देखो बाहर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर, मतलब जितने डिस्टेंस पे आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए V1 का अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, के Q1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो पहले वाले स्फीयर के लिए बी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, आर बी, प्लस देखो ऑन द सरफेस V2 के लिए सरफेस पे कितना होगा, के Q2 डिवाइडेड बाई आर बी, प्लस इनसाइड जो सरफेस पे होता है बेटा वही इनसाइड होता है। मतलब सरफेस जो होगा सी वाला, जो थर्ड नंबर वाला है ना, उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के Q3 डिवाइडेड बाई आर सी। जो सरफेस पे होता है वही इनसाइड होता है, तो थर्ड वाले चार्ज के लिए इनसाइड, ठीक है। और सेकेंड वाले सरफेस के लिए ऑन द सरफेस, अंदर वाले के लिए ये है आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर बी। इसके लिए कितना हो जाएगा, ऑन द सरफेस है तो के क्यू बाई आर बी। अगर इसके लिए देखा जाए थर्ड वाले स्फीयर के लिए, तो थर्ड वाले स्फीयर के लिए बी पॉइंट जो वो इनसाइड है, तो थर्ड वाले स्फीयर के जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा, तो सरफेस पे कितना होगा, के Q3 डिवाइडेड बाई आर सी। सरफेस पे जो है वही इनसाइड है। एक काम करिए जरा ट्राई करिए तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए सी निकालने के लिए, ट्राई कर लिया, चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एट पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी वही होगा पोटेंशियल सी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। सी वाला जो पॉइंट है वो V1 V2 दोनों के लिए है आउटसाइड, और V3 के लिए है ऑन द सरफेस। तो क्या करना होगा आपको, V1 V2 का बाहर का, जैसे उस सेल के बाहर वाले का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर, जो डिस्टेंस है डायरेक्ट वो लगा दो, तो कितना आ जाएगा इसके लिए, के Q1 डिवाइडेड बाई आर सी प्लस के Q2 डिवाइडेड बाई आर सी प्लस के Q3 डिवाइडेड बाई आर सी। देखो इसका क्या लगाओगे, इसके ऑन द सरफेस वाला फॉर्मूला लगाओगे और इन दोनों का आउटसाइड द सरफेस वाला फॉर्मूला लगाओगे, और यहां से आपको सॉल्व कर लेना। अगर मान लो इस क्वेश्चन में और वेरिएशन में करना चाहता तो इसमें क्या होता, तीनों में आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी जाती, जैसे यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी यहां पर दे दी जाती, यहां पर दे दी जाती, तो आप सिग्मा के टर्म्स में भी आंसर लिख सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 का, 2 का और 3 का। तो आपको अगर लिखना हो सिग्मा के टर्म्स में भी तो भी आंसर लिख सकते हो। क्या बन जाएगा बेटा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो पहले वाले के लिए एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, सिग्मा है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये Q1 हो जाएगा, ये आर ए हो जाएगा, ऐसे ये Q2 हो जाएगा 4 पाई आर बी का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ये Q3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप सिग्मा के टर्म्स में भी आंसर लिख सकते थे, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए ये सब तो लिख लिया होगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बता देता हूं। आज एक टॉपिक और कवर करते हैं, वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग। एक रिंग की वजह से पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ठीक है। ध्यान रहे बेटा, पोटेंशियल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पोटेंशियल निकालना नहीं आएगा तो आप वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे आप, क्योंकि वर्क फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आना चाहिए, तो ही आप वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं पोटेंशियल
ड्यू टू अ रिंग। एक रिंग की वजह से पोटेंशियल कैसे निकालना है, तो ऑब्वियस कुछ करना ज्यादा नहीं है यार। एक रिंग होगी बच्चे, इस रिंग पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, ठीक है। अब रिंग है तो अगर मान लीजिए आपको सरफेस डेंसिटी के टर्म में आंसर लाने के लिए बोले तो कौन से सरफेस डेंसिटी के टर्म में आंसर लाने की कोशिश करोगे। यहां पर अगर मान लीजिए मैं किसी सरफेस डेंसिटी के बारे में सोचना चाहूंगा तो कौन सा सोचना पड़ेगा, मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी सोचनी पड़ेगी, यानी क्या, लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, मान लो रेडियस कुछ आर है, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि यहां से x डिस्टेंस पर या r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालिए। पोटेंशियल एट पॉइंट P निकालो। तो क्या करो, छोटा सा काम, अगर हमें पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला यूज करना है KQI, और इसमें मेथड नंबर 1 का यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ये वाला इजी पड़ता है। देखो सिंपल कैसे हो जाएगा ये। आपको क्या करना होगा, छोटी सी यहां स्टेप कट कर लीजिए, छोटे से स्टेप करो dq। dq की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लो, और उसी पोटेंशियल को इनिशियल से लेकर के मतलब इस dq को बढ़ाओगे तो उसको इंटीग्रेट कर लो, देख लो, कर लो इसे। हम एक काम करते हैं, छोटा सा पोटेंशियल लिखते हैं dq की वजह से, तो फॉर्मूला लगा सकते हो ना प्वाइंट चार्ज के लिए, क्या बनेगा, k इंटू dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, kq बाई r, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अंडर रूट कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया हमने, तो के क्यू बाई आर यहां से डायरेक्ट निकल के अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इसी को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। क्यू यहां से लिख सकते हो बेटा, ये क्या हो जाएगा, अगर मान लो मुझे इसको छोटे से चार्ज के लिखना है, ये हो जाएगा डी क्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू यहां से क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, ठीक है। देखो सिंपल क्या काम किया, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है ना, देखो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई dl, छोटा सा, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। मान लो इसकी लेंथ है कुछ dx, मान लो इसकी लेंथ है कुछ dx, dq की वैल्यू वहां डाल दो, dl की जगह पे सिर्फ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, यहां डाल दो, कितना हो जाएगा, k लैम्डा dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करना है, पोटेंशियल मिल जाएगा। आप देखो तो जरा इसमें वेरिएबल क्या है, सिर्फ dx वेरिएबल है, क्या बना, k लैम्डा बाहर खींच गया, dx का इंटीग्रेशन करो, dx को फैलाओ, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, लिख लो कितना हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, dx का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ध्यान से देखो तो लैम्डा इंटू 2 पाई आर टोटल चार्ज था, देख लो ना यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ही तो आता, यानी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। आप देख सकते हो लैम्डा इंटू 2 पाई आर को क्या लिखा जा सकता है, क्यूब, तो डायरेक्ट क्या हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो इसमें कैसे याद रखना है, अगर मैं रिंग की वजह से सोचूं तो रिंग ये रहा, मान लो इसको ऐसे रिंग सोचो, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो जितनी भी एलिमेंट्स तुम कट करोगे सबके लिए उस पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी। एक रिंग ले लो, उस रिंग से अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं, उसके जितने भी एलिमेंट तुमने काटे हैं, इसमें dx के जितने भी एलिमेंट्स तुम काटोगे, p पॉइंट से सबकी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ही होगी, यानी डिस्टेंस का इंटीग्रेशन तो कोई रूल आएगा नहीं, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है नहीं कि आपको डायरेक्शन देख करके जोड़ना है, ये स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट एडिशन आता है, इसका डायरेक्ट एडिशन ही हो गया, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बन गया, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। चल ये नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन करा देता हूं, छोटा सा है। पोटेंशियल निकालना आपको सिखा रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना भी सिखा रहा हूं, फिर वर्क एनर्जी करेंगे इसी से। तो ये पॉइंट्स थोड़े से अच्छे से आप कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। मान लो 2 रिंग्स हैं, ठीक है, हमने ऐसे 2 आइडेंटिकल रिंग्स ले लिया, ठीक है, 2 आइडेंटिकल रिंग्स लिए। इस रिंग का रेडियस मान लीजिए a, ठीक है, इस रिंग का रेडियस भी मान लो a, ठीक है।
इन दोनों के सेंटर टू सेंटर की बीच की डिस्टेंस मान लीजिए √3a। यहां से सुनिए, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस हमने माना √3a। इसका जो रेडियस है ये a, इसका भी रेडियस जो है वो है a। मान लो इस पॉइंट को सपोज किया जाता है a और इस पॉइंट को सपोज करता हूं b। ठीक है, क्या a और b एक जैसे हैं? एकदम कंडीशन वाइज देखो तो सेम है। अब होगा क्या, मान लो इस पे चार्ज है Q1 और इस पे चार्ज है मान लो Q2। ठीक है, चल आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल एट A निकालो, पोटेंशियल एट B निकालो, फिर दोनों का डिफरेंस निकालो। मान लो ऐसा कहा जा रहा है इसको फाइंड आउट करने के लिए, पोटेंशियल एट A पॉइंट निकालो, पोटेंशियल एट B पॉइंट निकालो, फिर वहां से पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो। तो देखो कैसे करना होगा। मान लो मैं बात करता हूं पोटेंशियल एट पॉइंट A की, तो वो पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिंग नंबर 2। देखो रिंग नंबर 1 के लिए जो A पॉइंट होगा वो तो उसके सेंटर पे आएगा ना, एट इट्स सेंटर। ठीक है, लेकिन जो V2 होगा ये सेकंड वाले रिंग के लिए देखा जाए तो सेकंड वाले रिंग के लिए ऑन द एक्सिस कहीं पर आएगा। सेकंड वाले रिंग के लिए किस पे आएगा बेटा, कौन से पॉइंट पे आएगा, ऑन द एक्सिस आएगा। भाई देखो इसके लिए तो डायरेक्ट ये बन गया सेंटर, लेकिन जो सेकंड वाला रिंग है उसके लिए तो ये पॉइंट एक्सिस हुआ ना, एक ऐसे पॉइंट पे हुआ ना इसके एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसका सेंटर का निकाल लो, इसका ऑन द एक्सिस निकाल लो, दोनों को उठा करके जोड़ दो। सिंपल काम किया। देखो V1 निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है बेटा, K Q डिवाइडेड बाई R। अब देखो इस पे टोटल चार्ज है कितना, Q1। अच्छा अभी जो फॉर्मूला लगाया था वो देख लो, अभी जो फॉर्मूला लगाया था वो फॉर्मूला एक बार आपको लिख देता हूं यहाँ पे, आप चेक कर लो सेंटर पे कैसे निकल रहा है। मान लो ये डिस्टेंस थी बेटा a, ये डिस्टेंस थी x, ऐसे कुछ माना था क्या या फिर r माना था, चलो मान लो r माना था। ठीक है, तो इस पॉइंट का जब पोटेंशियल निकाला गया था ना तो यह आया था k q डिवाइडेड बाई √r² प्लस x²। कैसे समझाया था, डिस्टेंस को यहां पर इंटीग्रेट नहीं करना, यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा, चार्ज इंटीग्रेट हो जाता था। तो आप डायरेक्ट चाहो तो dq का इंटीग्रेशन q लिख सकते हो तो भी चलता, एक स्टेप में आ जाता। ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए क्या है, k q डिवाइडेड बाई r² प्लस x²। मान लो मैं सेंटर की बात करूं तो पोटेंशियल एट सेंटर कितना आता, सेंटर के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 डाल दो, कितना हो जाता है k q बाई r। r क्या है, इसका खुद का रेडियस। तो जरा देखो इस पॉइंट इस सर्कल के लिए अगर देखा जाए इसका रेडियस कितना है a, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, k q1 डिवाइडेड बाई रेडियस, तो इसका रेडियस कितना है a प्लस। V2 के लिए वो पॉइंट कहां पर होता, ऑन द एक्सिस, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ता। क्या फॉर्मूला बनता है, k q2 डिवाइडेड बाई √2, रेडियस का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर। रेडियस है a तो a² प्लस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कितना, √3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, 3a²। ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, रूट में ले लो तो 2a, तो इसका टोटल पोटेंशियल कितना बनता है, k q1 बाई a प्लस k q2 डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या निकल गया, पोटेंशियल एट पॉइंट a। ठीक है, ऐसे ही सोचो, ट्राई करो पोटेंशियल एट पॉइंट b का, वो भी देखो कितना सिंपल होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट b का निकालो तो पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे वाले का पोटेंशियल। अब की बार क्या होगा, अगर b पॉइंट के लिए सोचोगे तो ये 2 वाले के लिए, अगर 2 ये देखो सेकंड वाले के लिए, इसके लिए ऑन द सॉरी एट द सेंटर आएगा, सेकंड वाले के लिए एट द सेंटर आएगा, और पहले वाले के लिए कहां पर हो जाएगा, ऑन द एक्सिस हो जाएगा। मतलब ये चीजें आपस में बदल जाएंगी। अब ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, V2 लिखना पड़ेगा एट द एक्सिस का, और V1 लिखना पड़ेगा ऑन द एक्सिस का, सॉरी एट द सेंटर का, ऑन द एक्सिस का। यहां से पोटेंशियल B का मिल जाएगा। तो V2 एट इट्स सेंटर कितना होता, इसके सेंटर पे सोचो तो k q2 हो जाता डिवाइडेड बाई, बस यहां पर q2 की जगह क्या कर देना है, q1 कर देना है, आपको पोटेंशियल एट पॉइंट B मिल गया। कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, बहुत छोटा छोटा काम किया हमने। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे भी बढ़ा सकता था। इस क्वेश्चन में ऐसा कह सकता था कि यहां पर एक चार्ज रखा है Q0, इसको इस प्लेस से इस प्लेस पर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इस प्लेस से उठा करके इस प्लेस में ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आपको वर्क डन निकालना था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल
भाई पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल इनटू चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो यहां से यहां जाना है ना, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो VB माइनस VA इनटू चार्ज करो, आपको वर्क डन मिल जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम आगे करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हमारे लिए कितना जरूरी है, वो आगे जाकर के वर्क डन में कैसे काम आएगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए पोटेंशियल को और इसके साथ में पोटेंशियल एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे।